नमस्कार, एक बार फिर तहे दिल से आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग यानी क्रिटिकल रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कथन और निष्कर्ष। अब कथन और निष्कर्ष आपने सिलॉक्स में यानी न्याय वाक्य में भी पढ़ा, कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं। यहाँ पे उस तरह से वेन डायग्राम बना के क्वेश्चंस नहीं करने होंगे, जैसे बाकी टॉपिक्स हैं उसी तरह की लैंग्वेज लिखी होगी, मतलब आम जिंदगी से जुड़ी लैंग्वेज लिखी होगी। पर दोस्तों, क्योंकि आपने सिलॉक्स पढ़ लिया है, क्योंकि आपने न्याय वाक्य पढ़ लिया है, तो आप एक चीज़ से भली भांति वाकिफ हैं, वो इससे कि निष्कर्ष किसे कहते हैं, कंक्लूजन किसे कहते हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या है दोस्तों? कंक्लूजन का मतलब ये कि कथन के आधार पर कही जाने वाली बातें, कथन के आधार पर कही जाने वाली बातें जो 100% करेक्ट हों, जो 100% करेक्ट हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि राजस्थान में पिछले 20 वर्षों का सबसे ज़्यादा भारी अकाल इस साल देखा गया है। सबसे भारी अकाल इस साल देखा गया है। अकाल मतलब ड्रॉट्स देखे गए हैं, सूखा देखा गया है पिछले 20 वर्षों का सबसे भारी, ऐसा आपने कथन देखा। तो दोस्तों निष्कर्ष है, इसका मतलब इस बार फसल नहीं के बराबर हुई है, तो अकाल पड़ने का मतलब तो यही होता है। खैर, वो क्वेश्चंस के साथ साथ देखेंगे ज़्यादा डिटेल वाली बातें दोस्तों, परंतु अब कंक्लूजन का आपने सिलॉक्स में पढ़ा ना कि जब तक कोई रिलेशन, जैसे आपने किया था कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है, तो सी और बी को टच नहीं करना है, सी ए को तो टच कर सकता है, मतलब ए और सी के बारे में नेगेटिव निष्कर्ष की गारंटी नहीं होती। तो वैसे ही दिमाग लगाना है दोस्तों, वैसा ही दिमाग लगाना है, मतलब वैसे ही 5 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। अगर 2 निष्कर्ष हैं तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत हैं, दोनों सही है, या तो पहला या दूसरा सही है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके देखेंगे। कंक्लूजन का अर्थ आप सिलॉक्स की वजह से समझ चुके हो। बाकी दोस्तों, हमें हर क्वेश्चन अलग अलग चुनौतियां हमारे सामने रखेगा। मैं आपके सामने से दोस्तों हटता रहूँगा, या हमारी जो टीम है वो मुझे गायब करती रहेगी, क्योंकि पूरी स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा हुआ है तो वो आपको दिखता रहे। इसलिए स्टेटमेंट देखिए क्या है। स्टेटमेंट है, द टीवी स्टाफ डिजर्व्स एन अपलॉड फॉर शोइंग बूथ कैप्चर्स। टीवी स्टाफ बूथ कैप्चर दिखाने के लिए सराहना के हकदार हैं। दोस्तों, कोई मीडिया हाउस होगा, कोई न्यूज़ चैनल होगा, उसने जो बूथ कैप्चर, चुनाव के वक्त पे जो बाहुबली लोग हैं वो जिस तरह से बूथ कैप्चर करते हैं, मतलब पूरा एक बूथ हथिया लेते हैं, फर्जी वोटिंग करवाते हैं, उसको दिखाने के लिए सराहना का हकदार है। निष्कर्ष, टीवी एम्स एट शोइंग टाइम थिंग्स इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। टीवी का उद्देश्य चीज़ों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। दूसरा, बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और कानून द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। दोस्तों, अब एक बात को ज़रा ध्यान से सुनना। कथन के भाव को देखिए कि एक निंदनीय घटना हुई थी, बाहुबली ने बूथ कैप्चर किया था, फर्जी वोटिंग करवा रहा था, और एक न्यूज़ चैनल था, उस जो टीवी स्टाफ था उसने उस बूथ कैप्चर को दिखाया कि देखिए कैसे वहाँ पे बाहुबली लोग कब्जा गए हैं सब चीज़ों को, और इस तरह से हो रहा है। मतलब अब आप बताइए कि भाई सराहना के हकदार हैं। सराहना कब होती है? जब आपने किसी चीज़ को उस तरह से और उतना किया हो जितना कि आपसे अपेक्षित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी मम्मी मुझे कभी कभी कहती हैं कि बेटा ध्यान रखना, ये दूध भगोने में रखा है, दूध जब उबल जाए तो बंद कर देना गैस, और मैं उबलने से पहले बंद कर दूं तो ही मतलब बाहर आ जाए दूध, उससे पहले बंद करूंगा तभी मम्मी तारीफ करेंगी, नहीं मेरा बेटा ध्यान रखता है, मैं इसको बोल के जाती हूँ और ये ध्यान रखता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? वैसी टीवी वालों को बहुत वो तारीफ के हकदार है भाई, उन्होंने बूथ कैप्चर दिखाया, मतलब जो हो रहा था, जो सच्ची घटनाएं थी वो दिखा रहे थे, तो वो उनसे ये अपेक्षा ही तो की जाती है कि वो सच्ची चीजें दिखाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है, तभी तो वो सराहना के हकदार है। अब उन्होंने न्यूज दिखाई, उसके बाद में पुलिस वालों ने क्या किया, मुकदमा दायर कर रहे हैं या वो लोग फरार है या क्या है, ये सारी चीजें कथन में तो कहीं नहीं कही।
तो जब तक कथन में कुछ ना कहा जाए तो मन से सोची हुई चीजें संभावना होती है। सिलोजिज्म में भी तो यही सीखा आपने। तो ये निष्कर्ष नहीं है, मतलब हमें पता नहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं, कथन में तो नहीं बोला ऐसा उनका, उसके बाद का उन्होंने न्यूज दिखाई है अच्छे से, ये कथन में कहा है। सो ये गलत है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ओनली द फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। बात समझ में आ रही है? अरे ऑप्शन तो वही 5 है रे, अरे ऑप्शन तो वही 5 हैं। पहला ऑप्शन केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। दूसरा ऑप्शन भी वही है हमेशा वाला, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोज। तीसरा निष्कर्ष या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये तीसरा ऑप्शन है। ईदर द फर्स्ट और द सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। चौथा ऑप्शन है ना तो एक व ना ही 2 अनुसरण करता है, मतलब पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं, मतलब दोनों गलत। इंग्लिश में कहें तो नीदर द फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। और पांचवा ऑप्शन 1 व 2 अनुसरण करते हैं। 1 and 2 फॉलोज, मतलब पहला भी सही और दूसरा भी सही। जानते हो ना भैया भाई, अब जिन एग्जाम्स का 4 ऑप्शंस का कंसेप्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो 4 ऑप्शन देंगे, पर इन 5 में से ही कोई 4 देंगे जिनमें से एक आंसर होगा। यू नो दिस वेरी वेल। ठीक है, क्वेश्चन पर चलता हूँ, सीधे क्वेश्चन पर चलता हूँ। बोले द नेशनल नॉर्म इज 100 बेड्स पर 1000। जो राष्ट्रीय मानदंड प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बेड का है, लेकिन इस राज्य में अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बेड उपलब्ध है। किसी हॉस्पिटल का आपके सामने एक स्टेटमेंट रखा गया कि भाई वैसे तो अपने देश में नॉर्म 100 बेड्स प्रति 1000 जनसंख्या पर है, प्रति 1000 जनसंख्या पर है, परंतु इस हॉस्पिटल में 150 बेड प्रति 1000 जनसंख्या रखे गए हैं। मतलब एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट आपको किसी हॉस्पिटल का दिखाया गया है। ठीक है, इस हॉस्पिटल का नहीं, स्टेट का, राज्य का, परंतु इस राज्य में अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बेड उपलब्ध है। कंक्लूजन, आवर नेशनल नॉर्म इज एप्रोप्रिएट। हमारा राष्ट्रीय आदर्श उचित है। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय आदर्श उचित है, अनुचित है, काफ़ी है, नाकाफ़ी है, अमेरिका से कॉपी किया गया है या लंदन से कॉपी किया गया है, मुझे नहीं पता, परंतु जो है 100 का और इस राज्य में 150 का है। अब वो जो मानदंड है वो उचित है या नहीं है, मुझे नहीं पता। ये मैं कंक्लूजन कैसे दूं? मैं तो इस स्टेटमेंट पर ही कंक्लूजन, निष्कर्ष दे सकता हूं। मैं इसके अगला पिछला संभावनाएं कैसे व्यक्त करूं? हाँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, मैं दुनिया घूम चुका व्यक्ति होता, मुझे काफ़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में नॉलेज होती, या मैं किसी देश का या अपने किसी राज्य का मिनिस्टर होता, तो मुझे दूसरे देशों के बारे में पता होता 100 सही है या 200 होना चाहिए या 50 होना चाहिए। कथन में जो लिखा है आपके और मेरे लिए केवल उतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट है।
अगर सपोज करें आप में से किसी की जीके अच्छी और वो कहे सर लंदन और यूके और अमेरिका जैसे विकसित देशों में या फ्रांस जैसे विकसित देशों में सर 1000 व्यक्ति पर 200 बेड का मानदंड चलता है, तो ठीक है वो तुम्हारी जीके है, वो इस स्टेटमेंट में से ये निष्कर्ष कैसे दोगे? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या हो गया दोस्तों, गलत। दूसरा, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, आप एग्जाम देंगे ये वाला और कट ऑफ जाएगी फॉर एग्जाम्पल 50 नंबर, आप लाते हैं 55 नंबर, 60 नंबर लाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप, तो आपने उचित तैयारी करी होगी ना, बहुत तैयारी करी होगी, हजारों लाखों लोगों को पछाड़ा है आपने। तो अगर 100 की जगह 150 वाला स्ट्रक्चर है, मतलब 100 मानदंड है और इस राज्य में 150 है, मतलब राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल, पर्याप्त मतलब 100 चाहिए 150 हो गई, पर्याप्त ही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये निष्कर्ष क्या हुआ दोस्तों, सही हुआ। यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अरे बात इसमें कोई रटने की है क्या? केवल और केवल मानसिकता को धारण करना है दोस्तों, कि सही गलत केवल ये जो कथन में 1-2 लाइन लिखी हैं इसी पर आधारित रखते हुए आपको करना है। सिलॉक्स का ही भाई है, सिलॉक्स में भी कथन और निष्कर्ष ही होता था, यहां भी कथन और निष्कर्ष ही है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ही है, कंक्लूजन ही है। तो कंसेप्ट तो सेम रहेगा, सिलॉक्स में भी तो कथन और निष्कर्ष ही होता है न्याय वाक्य में, यहां भी निष्कर्ष है, मतलब कथन वाली चीजों को सही मानना है। वहां पे लिखते थे कुछ घोड़े गधे हैं, अब होते थोड़ी है भाई, पर उसमें बोला है तो मानना है, उसके हिसाब से वेन डायग्राम वगैरह बनते थे। तो यहां जो दिया है उतना ही पता है और वही पता है, कुछ अच्छा बुरा अगला पिछला नहीं पता है। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से और फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया और खुद करो। हाँ जी, देखा आपने क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि until our country achieves economic equality, political freedom and democracy would be meaningless। जब तक हमारा देश आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करता, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, जब तक कि अमीर और गरीब का दायरा खत्म ना हो जाए, इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्थिक समानता ना हो जाए,
एक आदमी अरबपति है और एक आदमी सड़क पर गिरा हुआ खाना खाने को मजबूर है, भूखा सोने को मजबूर है। जब तक ये डिफरेंस ना मिट जाए, आर्थिक समानता हासिल ना करें, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र निरर्थक होगा। निष्कर्ष देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं। मैंने बोला राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं या देख साथ चलते हैं, मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो इतना सा पता है कि भैया आर्थिक समानता प्राप्त करो, नहीं तो ये दोनों मीनिंगलेस हैं। अब ये दोनों हैं भी कि नहीं ये भी नहीं पता, पर इसके बिना ये दोनों मीनिंगलेस हैं, अर्थ रहित है, मतलब निरर्थक है। अब ये एक साथ चलते हैं कि एक साथ चलते हैं, तो पॉलिटी वाले सर बताएंगे। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, और अनपढ़ क्यों हूँ? क्योंकि कंक्लूजन के अलावा मुझको कुछ कथन के अलावा, स्टेटमेंट के अलावा मुझको कुछ पता ही नहीं है। समझ पा रहे हो भाई? तो ये गलत। दूसरा, इकोनॉमिक इक्वालिटी लीड्स टू रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। बोल रहे हैं कि आर्थिक समानता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र लेकर आती है। मैंने कहा यही तो कहना चाह रहे हैं कि जब तक ये ना मिले तब तक ये दोनों निरर्थक हैं, मतलब जब ये आएगा तभी इनका असली मजा आएगा। यही तो हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। जब तक आर्थिक समानता, कि भाई आर्थिक समानता जो है यही वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर हमको ले जाती है। तो ये गलत, पहला गलत था, सेकंड सही है। मतलब यहाँ पे भी आपका आंसर दोस्तों क्या हो गया? ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बात सबको समझ में आ गई? तीसरे क्वेश्चन की ओर तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। National Aluminium Company has moved India from a position of shortage to self-sufficiency in the metal. दोस्तों, कोई कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, सरकारी है या गैर सरकारी हमें कोई मतलब नहीं है। वो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने भारत को धातु की कमी से लेकर आत्मनिर्भरता की स्थिति में ला दिया। मतलब एक ज़माना था, ये कहना चाह रहे हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं, अब जीके मत लगाओ, ये कहना चाह रहे हैं कि एक ज़माना था जब भारत में मेटल की, धातु की बहुत कमी थी, इंपोर्ट करना पड़ता था, या मतलब काम नहीं कर पाते थे धातु के बिना। उस शॉर्टेज से लेकर आज मेटल में, धातु में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, आत्मनिर्भरता की स्थिति में ला दिया इस कंपनी ने। निष्कर्ष बोले, प्रीवियसली इंडिया हैड टू इंपोर्ट एल्यूमिनियम। पहले भारत को एल्यूमिनियम को आयात करना पड़ता था। अरे पहले शॉर्टेज थी, तो अगर काम करना है तो इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। शॉर्टेज से आज शायद इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं इस कंपनी की मेहनत से। ठीक है, आज का पता नहीं करना पड़ता होगा, परंतु जब शॉर्टेज थी, बोलो ना, पहले शॉर्टेज के जमाने से निर्भरता तक, आत्मनिर्भरता तक ले आया। मतलब पहले शॉर्टेज थी, और जब शॉर्टेज थी तब हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, भारत को एल्यूमिनियम का आयात करना पड़ता था। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा, बहुत करना पड़ता था या कम करना पड़ता था, हमें नहीं पता भाई, वैल्यू के बारे में कोई बात नहीं, करना पड़ता था। 1 रुपए का करना पड़ता होगा, चाहे $1 बिलियन का करना पड़ता होगा। दूसरा है, विद दिस स्पीड इट कैन सून बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। बोल रहे हैं कि भाई इस गति से के साथ यह जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अर्जक बन जाएगी। इस गति से मतलब सुनना, शॉर्ट से लेके 100% तक पहुंचा दिया। अब अगर इसका प्रोडक्शन 150% हो जाए, 120% हो जाए, 200% हो जाए, तो बचे हुए धातु जो हमारे देश में यूज नहीं आ रहा, उसको क्या करेगी? उसको एक्सपोर्ट करेगी, उसका निर्यात करेगी, और निर्यात करने से फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, बेचेगी, डॉलर में बिकेगा, वो डॉलर हमारे देश का होगा। मतलब अगर इसी गति से, इसी प्रगति पथ पर अगर ये कंपनी चलती रहे, तो एक दिन ये विदेशी मुद्रा अर्जक बन जाएगी। इट विल सून बिकम फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, अर्न करेगी फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा अर्जक बन जाएगी। हमने बोला बिल्कुल सही है। मतलब बोथ 1 and 2, बोथ नहीं भी लिखा हो तो 1 and 2 का मतलब बोथ ही होता है। 1 and 2 फॉलोज। बताओ बहुत सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ इसको देखकर ही आंसर देना होता है। इसको दोस्तों आंखों से घूर लो। अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। देखिए अगला प्रश्न, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट विल रिव्यू द प्रेजेंट पॉलिसी। सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में और उछाल के मद्देनजर डीजल मूल्य की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी।
समीक्षा का मतलब रिव्यू। द गवर्नमेंट विल रिव्यू द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द डीजल प्राइस इन व्यू ऑफ द फर्दर स्पर्ट जो अभी उछाल आया है। अच्छा दोस्तों, अब सुनना, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल आया मतलब देश को भी महंगा मिलेगा। वर्तमान में कोई डीजल की कीमत होगी, उस कीमत में सरकार को पोसाएगा नहीं। तो ये जो रिव्यू समीक्षा है ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल आया। साफ लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है उछाल आया, मन से नहीं बोल रहा हूं। अगर यहां बदलाव लिखा होता तो वो उछाल आया है, कमी आई, मुझको नहीं पता होता, परंतु साफ लिखा है उछाल आया है। तो अब देखो, रेट में उछाल हो गया, मतलब अब सरकार अपने पुराने मूल्य में शायद डीजल बेच पाने में सक्षम ना हो, तो वो रिव्यू करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। अब समीक्षा में सस्ता तो नहीं करेगी भाई, या तो सोचेगी चलो इतने महंगे से अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, अपन तो सेम रेट पे बेचेंगे, या महंगा ही करेगी। ठीक है, हाँ, रिव्यू कर रही है। अभी तक सिर्फ रिव्यू करने की बात चल रही है, समीक्षा करने की बात चल रही है, डिसीजन नहीं हुआ है। अच्छा, अब आते हैं कि निष्कर्ष पर। द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द डीजल आफ्टर द इमीडिएट स्पर्ट। दोस्तों, रिव्यू करेगी। देखो, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में कितना उछाल आया है, और उछाल आया है, बस उछाल आया है। कितना? 1.5 गुना, 2%, 20%, 50%, 0.05%, नहीं पता। समीक्षा करेंगे मतलब देखेंगे कि जितना महंगा हुआ क्या हम अपने देश के लोगों तक पुरानी रेट में दे पाएंगे या नहीं। नहीं दे पाएंगे तो महंगा करेंगे। हो सकता है महंगा करें, हो सकता है महंगा करें, पर गारंटी नहीं है, इसलिए गलत है। तेल की कीमतों में आसन्न उछाल के बाद सरकार डीजल की कीमत में वृद्धि करेगी, चांस तो है भाई, पर गारंटी नहीं है। निष्कर्ष कैसे दूं? मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं, या मैं गृह मंत्री थोड़ी हूं, या मैं ऊर्जा मंत्री थोड़ी हूं। फिर दूसरा, द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द डीजल इवन आफ्टर द इमिनेंट। बोल रहे हैं सरकार आसन्न के बाद भी डीजल की दर में वृद्धि नहीं करेगी। मैंने कहा समीक्षा है भाई, मेरे पे इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो? मैं भगवान नहीं हूं ना, मुझे क्या पता उछाल करेगी, बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। मैंने बोला ये भी गलत। फिर मेरे पास आप आओगे, बोलोगे सर समीक्षा करेगी मतलब बातचीत करने बैठेंगे तो बढ़ाएगी और नहीं बढ़ाएगी में से एक चीज तो करो। तब याद आया, अच्छा ये दोनों गलत कैसे करूं? बोले सरकार कीमतें बढ़ाएगी, मैंने बोला पता नहीं। बोले नहीं बढ़ाएगी, मैंने बोला पता नहीं। सही बात है, दोनों में नहीं पता, पर दोनों में से एक तो होगा ना, या तो बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। इस टॉपिक के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा, और भी टॉपिक बचे होंगे, दोनों में से एक चीज तो होगी भाई। तो इनमें क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? या की स्थिति आ जाएगी, मतलब या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ईदर द कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। बोलो हाँ या ना? समझ बात आई है सबको? मुन्ना भैया को भी आई है, कालीन भैया को भी आई है, और गुड्डू भैया तो वैसे ही मूर्ख हैं। हाँ या ना? वेरी नाइस। उछाल करेगी या नहीं करेगी, दोनों में से एक में, या दोनों में से एक चीज तो होगी, इसलिए या की स्थिति आएगी। रटने की बात नहीं है, जैसे सिलॉक्स में रटते थे ना भाई कि कुछ और कोई नहीं में या की स्थिति आती है, सभी और कुछ नहीं में या की स्थिति आती है, वैसे यहाँ पे ऐसे मैं रटवा नहीं सकता हूं, आपको खुद ही देखना पड़ेगा भाई। या तो ये होगा या ये नहीं होगा, इन दोनों में से या तो होगा ना, एक चीज तो करनी पड़ेगी कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे। हमने मैच जीत लिया। आपके सामने एक कथन था पहले, बोले यदि सभी खिलाड़ी, ऑल द प्लेयर्स प्ले विद देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच, और लास्ट में बोले हम जीत गए, वी वन द मैच। अच्छा भाई, कब जीतेंगे? जब सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे, और हम जीत गए हैं। अच्छा, फिर बोले ऑल प्लेयर्स प्लेड टू देयर फुल पोटेंशियल। भाई आपने ही बोला कि पूरी क्षमता से खेलोगे तो जीतोगे, और जीत गए, मतलब पूरी क्षमता से खेले होंगे, कथन कह रहा है, तो कथन के हिसाब से निष्कर्ष निकलेगा। दूसरा, सम प्लेयर्स डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल। भाई सब खेले तो कुछ नहीं खेले वाली बात तो गलत होगी, और कथन में लिखा है यदि सभी खेलें तो ही जीतेंगे ना। इफ ऑल प्लेयर्स प्ले विद देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच एंड वी हैव वन द मैच।
तो अगर खेलेंगे तो जीतेंगे, जीते हैं मतलब सबने अपने दिल से पूरी श्रद्धा से खेला होगा, तो ओनली वन। अब आप ये कह सकते हो कि सर अगर क्रिकेट मैच है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या पता 11 में से 10 खिलाड़ी अच्छा खेले हो, एक खिलाड़ी 0 पे आउट हुआ हो। मैंने कहा ठीक है, जी के मत लगाओ। तुम्हें जो कथन में कहा, क्या कहा भैया, कि तुम अगर अपनी पूरी क्षमता से सब खेलेंगे तो जीतेंगे, और जीत गए, मतलब वो कथन सत्य साबित हो रहा है, तो निष्कर्ष भी सत्य हो जाएगा। पहला ओनली वन, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखिए, करो इसे खुद जरा। देखा आपने, बोले द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर्स, बॉम्बे और जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के द्वारा घटकर 280 किलोमीटर रह जाएगी। इससे ईंधन पर प्रति वर्ष 7.92 करोड़ की बचत होगी। भाई बॉम्बे और जाफरा करके दो शहरों के नाम हैं, होंगे मतलब, और उनके बीच सड़क मार्ग था 900 किलोमीटर का, समुद्री रास्ता उनके बीच में 200 किलोमीटर, 280 किलोमीटर हो जाएगा। अब ऑब्वियसली दूरी कम हुई है तो पैसा बचेगा फ्यूल पर, और फ्यूल पर पैसा बचेगा, 7.92 करोड़ की बचत होगी। फ्यूल की कमी पर इन्होंने जोर दिया है, मतलब फ्यूल की इंपॉर्टेंस को दर्शाया है। अच्छा, निष्कर्ष क्या है? ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड। दोस्तों ये 99% बच्चे सही करके आएंगे, परंतु ये गलत है। आप मुझे बताओ, ये 900 किलोमीटर है और फिर ये 280 हो गया, रास्ता छोटा हुआ है। रास्ता छोटा हुआ है तो छोटे रास्ते पे तो कार से भी जाओगे तो भी फ्यूल बचेगा, ईंधन बचेगा। समझ रहे हो? क्या पता 900 किलोमीटर सड़क मार्ग और 900 किलोमीटर समुद्री मार्ग में से कौन सा सस्ता है, नहीं पता। हमेशा भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% गलत है, पर कंक्लूजन तो, निष्कर्ष तो दोस्तों, जिसकी संभावना होती है वो भी निष्कर्ष तो गलत ही होता है। सिलॉक्स के समय से पढ़ते आ रहे हो, न्याय वाक्य के समय से पढ़ते आ रहे हो।
कि सिर्फ संभावना है, गारंटी नहीं है, तो भी गलत होगा। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि कंपैरेटिवली समुद्री रास्ता और सड़क मार्ग दोनों में से सस्ता कौन है मुझे नहीं पता। रास्ता छोटा होने से तो ईंधन फ्यूल बचेगा ना भाई। मेरे घर का रास्ता 5 किलोमीटर है, कोई छोटा रास्ता निकल जाए जो 1 किलोमीटर में पहुंचाए तो सस्ता ही पड़ेगा मुझको। समझ रहे हो? अब सपोज कीजिए ये लखनऊ है, ये कानपुर है, बोले हवाई यात्रा सस्ती पड़ेगी कि नहीं? तो मैंने कहा अगर यहां से दुबई जाना हो तो हवाई यात्रा सस्ती पड़ेगी, परंतु यहां से लखनऊ जाना हो, लखनऊ से कानपुर जाना हो तो सड़क मार्ग सस्ता होगा। तो परमानेंट स्टडी, इसमें कुछ और नहीं लिखा ना कि रास्ता छोटा करने में हेल्प करता है। बोला समुद्री रास्ता सस्ता होता है, चीपर होता है, सड़क की तुलना में सस्ता होता है। मैंने कहा कोई गारंटी नहीं है भैया, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। जितना हो सके बड़ी से बड़ी सीमा तक दोस्तों ईंधन की बचत होनी चाहिए। तो ईंधन की बचत पर ही तो दोस्तों यहां पर सारा फोकस किया है। ये बड़े रास्ते से छोटे रास्ते का जो जुगाड़ भी किया है इन्होंने, ये किस लिए किया है? ईंधन बचेगा, पैसा बचेगा, इसलिए किया है। तो ईंधन तो बचाना ही चाहिए। या अब ये मत कहना सर ये तो आप जीके के हिसाब से बता रहे हो कि हम सुनते आ रहे हैं ईंधन को बचाइए। नहीं, देखो इसमें ही तो बोल रहे हैं कि ईंधन को बचाना। ईंधन को बचाने के लिए ईंधन इतना बच जाएगा कि 7.92 करोड़ रुपए की बचत होगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें ऐसा तो नहीं बोल रहे कि क्योंकि आप छोटे रास्ते जाओगे तो बीच में चाय पीने के लिए कम रुकोगे तो आपके 40 रुपए चाय के भी बचेंगे, ऐसा तो नहीं लिखा ना, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ईंधन की है और ईंधन पे कितना खर्चा बचेगा वो कैलकुलेशन तैयार है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, हमें उसे बचाना चाहिए। यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताना। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, the percentage of the national incomes shared by the top 10% of the household in India is 35। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय प्रतिशत 35 है। मतलब जो टॉप 10 परिवार है अपने देश के, वो पूरे देश की आय का 35% हिस्सेदारी रखते हैं। लोग 10% हैं पर इनकम देश की 35% है। कम लोगों के पास ज्यादा धन जा रहा है, यही तो दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ गए, बात तो अच्छी नहीं है। निष्कर्ष देखिए, व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज फास्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन टेक्स प्लेस। जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। मैंने बोला यहां पर इकोनॉमी के बढ़ने की बात नहीं करी कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही होगी, खैर वो तो जीके है। और इकोनॉमी बढ़ती है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं ये इकोनॉमिक्स वाले सर बताएंगे। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी जिसने पूरे जीवन में कथन के अलावा और कुछ नहीं पढ़ने की कसम खाई हो, वो कैसे बताएगा कि इकोनॉमी बढ़ती है तो एकाग्रता धन की कहां जाती है? नहीं पता मुझको। तो नहीं पता मतलब गलत हुआ, नहीं पता मतलब गलत। ना अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात की है और बढ़ने की बात भी की होती तो मुझे क्या पता बढ़ने के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो पहला गलत। दूसरा, द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की गई है। भाई बिल्कुल सही है। 10% लोगों के पास तो 10% ही धन होगा, तब हम कहते कि समान रूप से वितरित की गई है। 10% लोगों के पास में 35% धन है देश का, मतलब असमान ही तो हुआ ना। सही है, ओनली सेकंड फॉलोस। बोलो हाँ या ना। अगले पे चल लूं क्या? अरे अगले पे चल लूं क्या?
आगे बढ़िए। बोल रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर एम्फेथेटिकली स्टेटेड, जोर देकर stated that his government will make every possible effort for the upliftment of poor farmers and farmhands। बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जोरदार ढंग से कह रहे हैं, मतलब जोर देकर कह रहे हैं कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिक के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास, उनकी सरकार प्रयास करेगी, हर संभव प्रयास करेगी। पिछली सरकारों ने क्या किया, कथन में नहीं लिखा। और ये किसान और श्रमिक, कृषि श्रमिक के अलावा लोगों के लिए क्या करेंगे, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या करेंगे, हवाई यात्राओं के लिए क्या करेंगे, एनआरआईज के लिए क्या करेंगे, नहीं कहा। उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, नहीं कहा। बोल रहे हैं किसान और कृषि श्रमिकों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, बाकियों के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे टिप्पणी नहीं की है। ठीक है, अभी एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्मर्स, बोल रहे हैं गरीब किसान और कृषि श्रमिकों के लिए ऑल अदर्स हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि कृषि वाले लोग यानी किसान और कृषि श्रमिकों को छोड़ दें तो उसके अलावा सब लोग तो पहले से ही विकास हो चुका है उनका। हमने कहा ऐसा हमें नहीं पता, इनके लिए सरकार प्रयत्न करेगी, बाकियों के लिए भी शायद करेगी। बाकियों का क्या हाल है, क्या बेहाल है, हमको नहीं पता। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अच्छा, अब दूसरे में कह रहे, तो पहला गलत हो गया ना भाई, पता नहीं है इसलिए गलत है, गलत हो गया। दूसरा, नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बोले पहले ऐसा हुआ नहीं था, पहले की सरकारों ने समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। मैंने अभी आपसे कथन पढ़ते ही कह दिया था, मैं समझ गया था ऐसे ही प्रश्न होगा। भाई सरकार, इस सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा हम हर संभव प्रयास किसानों के लिए करेंगे, बाकियों के लिए नहीं करेंगे भी नहीं कहा, बाकियों के लिए करेंगे भी नहीं कहा। पहले इनके लिए किसी ने काम नहीं किया, यही एक भगवान बन के आए हैं, ऐसा भी नहीं कहा। तो पहले कोई इन पे काम नहीं किया गया। मैंने बोला यार पता नहीं, ये करेंगे, बाकियों ने किया या नहीं, हु केयर्स, नहीं पता। मतलब इस बार ना ही निष्कर्ष 1 ना ही 2, नीदर द फर्स्ट प्यारे दोस्तों नॉर सेकंड, ना ही 1 ना ही 2 पर्याप्त होगा। बात समझ आई क्या? है ना? देखना हो तो वापस से एक बार आप घूर के देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, कथन है in a recent survey report it has been stated that those who undertake physical exercise for at least half an hour a day are less prone to have any heart ailments। एक हालिया सर्वे यानी सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग एक दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए शारीरिक रूप से व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे सुबह व्यायाम कर लिया तो मजे हो जाएंगे, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा या कभी बीमार नहीं पड़ोगे। कम होते हैं, सिर्फ इतना सा कहा। कितने कम होते हैं, बाकियों के लिए कितना बड़ा आसार है, ऐसा भी नहीं कहा। कथन में देखिए, निष्कर्ष में देखिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। भाई हम सब चाहते हैं, देखो स्वस्थ जीवन का मतलब क्या है, बीमारियों से दूर रहना। सुबह आधा घंटा, एक बहुत छोटा सा ही टाइम होता होगा, आधा पौन घंटा, है ना, आधा पौन घंटा एक्सरसाइज करेंगे, बीमार नहीं, कम पड़ेंगे मतलब हेल्दी लाइफ होगी, अमर नहीं होंगे, हेल्दी लाइफ होगी। तो हेल्दी लाइफ के लिए मध्यम स्तर आवश्यक है। मध्यम स्तर मतलब एवरेज, थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, मॉडरेट लेवल, मध्यम की कोई परिभाषा नहीं है बॉस, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। तो ये पहला सही हो गया। दूसरा, ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब्स,
डेस्क बाउंड जॉब्स मतलब बैठे हुए जो, डेस्क बाउंड जॉब हिंदी में भी डेस्क बाउंड जॉब ही लिखा है, मतलब वो आजकल आईटी फाईटी कॉल सेंटर एक जगह बैठे बैठे कुर्सी तोड़ना, जो जिन टाइप की नौकरियों को होता है उनको डेस्क बाउंड जॉब्स कहते हैं। डेस्क बाउंड जॉब्स करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमार, अरे निश्चित रूप से नहीं, हाँ ये एक्सरसाइज करेंगे तो संभावना कम होगी, ये नहीं करेंगे तो पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा भैया, ऐसा कहना भी तो गलत है ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर इस बार क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। दोस्तों अभी तक जो भी 8-10 प्रश्न आपने किए हैं, दोनों सही वाले भी 1-2 एग्जाम्पल्स हो गए, दोनों गलत वाले भी एग्जाम्पल्स हो गए, केवल पहला सही वाले भी एग्जाम्पल्स हो गए, केवल दूसरा सही वाला एग्जाम्पल्स भी हो गए, और या की स्थिति वाला भी एग्जाम्पल हो गया, हाँ या ना। दिल पे हाथ रख के बोलना, पहले किसी से टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर मैं जब पढ़ाता हूं दोस्तों, घमंड नहीं, मेरा विश्वास है कि लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक, तर्क हो गया, कथन कारण हो गया, ये सब चीज़ें, कारण प्रभाव हो गया, ये सब चीज़ें मेरे स्टूडेंट्स मुझे ऐसा कहते हैं, और उनका रिजल्ट्स ये दिखाता है कि भैया बहुत अच्छे से कराई जाती है आपसे। आप देखिए हर तरह का मिक्सचर करके आपको पढ़ा रहा हूँ, और भगवान की दया है मुझ पर और मेरे थ्रू आप पर कि एग्जाम में नहीं अटकोगे, जितना पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं देखोगे कुछ, ठीक है, ओके। इसको घूर लो भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें क्या, देखिए कथन दिया है, दिस वर्ल्ड इज नीदर गुड नॉर बैड, यह दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है, ईच मैन मैन्युफैक्चर्स अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। दोस्तों ये कहावत के रूप में कहा गया है, कहावत के रूप में कहा है भाई, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, जैसे तुम वैसी दुनिया। वो कहते हैं कि भाई खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, वैसी कुछ कि भाई आप ये मत सोचो कि वो आदमी खराब है अच्छा है, या दुनिया खराब है अच्छी है, होता है ना आजकल 10-10 साल के निब्बे, ये दुनिया कितनी जालिम है, दुनिया कितनी बेवफा है, अरे नहीं, जैसे तुम वैसी दुनिया, तुमने लोगों के साथ अच्छा किया है तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा, और तुम हर चीज में बुराई ढूंढते हो तो तुम्हारे लिए वह दुनिया वैसी ही तुम्हारे लिए हो जाएगी। हर आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है, अपने आचरण पे आधारित, है ना। हाँ, अभी निष्कर्ष देखिए, सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड, ये जैसा इसमें कहा कि भाई दुनिया अच्छी बुरी नहीं होती, जैसे आप ऐसी दुनिया, हर एक को अलग अलग टाइप का लगता है, तो बोल रहे हैं कुछ लोग को अच्छी लगती है, मैंने कहा हाँ कुछ लोग को अच्छी लगती है, कुछ लोग को अच्छी लगती है। बोले सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट बैड, कुछ लोग को बुरी लगती है, मैंने कहा हाँ कुछ लोग को अच्छी लगती है, कुछ लोग को बुरी लगती है, यही तो कथन कह रहा है। अब इसमें या की स्थिति मत लाना भैया, या की स्थिति तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में आएगी ना, या तो कह रहे हैं कुछ लोग को अच्छी लगती है, कुछ लोग को बुरी लगती है, यही तो बोला है, अच्छी बुरी फिक्स नहीं होता, कुछ लोग को अच्छी लगेगी, कुछ लोग को बुरी लगेगी, हर आदमी अपने हिसाब से अपनी दुनिया बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों वाला करेक्ट होगा, अब या की स्थिति नहीं आएगी, बोथ 1 and 2, बोथ की जरूरत नहीं है, 1 and 2, 1 व 2, समझ रहे हो बात को, दोनों सही हो जाएंगे। लिख लो, लिख लो, क्या देख लो, लिख तो बाद में लेना पीडीएफ में से। अगले प्रश्न पर आइए भाई, बोले टू कल्टीवेट इंटरेस्ट इन रीडिंग, पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल के प्रत्येक छात्र के लिए प्रति सप्ताह 2 पुस्तकें पढ़ने और पुस्तकों पर एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस वर्ष जून से अनिवार्य कर दिया गया है। सुनना क्या कह रहे हैं, पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल ने मतलब स्कूल के प्रिंसिपल ने या स्कूल का जो निर्णय क्षमता वाला कमेटी होता है, उस स्कूल ने प्रत्येक छात्र के लिए प्रति सप्ताह 2 पुस्तकें पढ़ने और पुस्तक पर एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस वर्ष जून से अनिवार्य कर दिया गया है। इस वर्ष जून से अनिवार्य कर दिया है स्कूल ने अपने सभी बच्चों के लिए कि भाई तुम हफ्ते में 2 किताबें पढ़ोगे और इन पर एक रिपोर्ट हर हफ्ते प्रस्तुत करोगे। ये क्यों किया गया है, पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए, टू कल्टीवेट द इंटरेस्ट इन रीडिंग, ठीक है, ओके। फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष,
इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स, पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है। हमने कहा पता नहीं बल द्वारा बनाई जा सकती है या बल द्वारा नहीं बनाई जा सकती है, ये किसी साइकोलॉजी वाले बंदे से पूछो, किसी साइकेट्रिस्ट से पूछो। हमें तो ये पता है इस स्कूल ने ऐसा ऐसा किया है और करने के पीछे का जो धारणा है वो ये है कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया जा सके। अब वो कर पाने में सक्षम होंगे या नहीं हमें नहीं पता। Some students will eventually develop interest in reading. कुछ विद्यार्थी अंततः पढ़ने में रुचि विकसित करेंगे। कुछ विद्यार्थी पढ़ने में अंततः रुचि विकसित करेंगे। दोस्तों अब इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर ये पूर्व धारणा होती, पूर्व धारणा एजम्पशन टॉपिक होता, अगर ये एजम्पशन टॉपिक होता तो ये सही होता, पर क्योंकि ये निष्कर्ष है, क्योंकि ये निष्कर्ष है इसलिए ये गलत होगा। अगर ये पूर्व धारणा होती तो ये सही होती। पूर्व धारणा यानी एजम्पशंस नाम का टॉपिक भी आपको मैंने पढ़ाया है, या बाद में आप देख सकते हैं। पूर्व धारणा एक और टॉपिक है। पूर्व धारणा जो है दोस्तों स्टेटमेंट कंक्लूजन के बाद में भी मिला होगा या पहले मिला होगा आपको। पूर्व धारणा अगर ये इसको अगर ये कथन होता और ये पूर्व धारणा होती तो ये करेक्ट होती, क्योंकि पूर्व, अब आप ऐसा करने के पीछे की आपकी रुचि, आपका मेन मकसद यही है ना कि इससे भाई कुछ लोग तो क्या जबरदस्ती की वजह से उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। छोटे बच्चे को जबरदस्ती डांस की क्लास में भेजा गया, धीरे धीरे उसे डांस का शौक हो गया। वैसे ही तो हमने कहा पूर्व धारणा होती तो गलत होती, परंतु ये निष्कर्ष है इसलिए गलत है। समझ रहे हो? अगर पूर्व धारणा होती, यदि पूर्व धारणा होती तो सही होती, तो सही होती, परंतु निष्कर्ष है इसलिए गलत, यानी ना ही एक ना ही दो। नीदर फर्स्ट नॉर टू। समझ गए बात? ओके। दो क्वेश्चंस और कराऊंगा दोस्तों, बहुत इतना बहुत होगा इस टॉपिक के लिए आपको। समझ रहे हो? जो चीजें जितना समय मांगती हैं उतना समय दूंगा, ना फालतू कुछ पढ़ाऊंगा और ना कुछ कम पढ़ाऊंगा। ठीक है? कथन देखिए, द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, अपारंपरिक ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के उपयोग से दुनिया में ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। The use of non-conventional sources of energy will eliminate the energy crisis in the world. ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। समाप्त तो तब होगा जब हो, यानी है तो पक्का। निष्कर्ष बता रहा हूं, बिना पढ़े एक निष्कर्ष मन से बता रहा हूं कि अगर लिखा हो कि दुनिया में ऊर्जा संकट है, हमने कहा हाँ है, तभी तो खत्म होने की बात चल रही है। समझ रहे हो ना? ओके। एनीवेज कथन पे, निष्कर्ष पे आते हैं। आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है। आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है। मैंने कहा ले रही है या नहीं ले रही है नहीं पता। अगर ले लेगी तो जो ऊर्जा संकट है वो खत्म हो जाएगा। अभी ले रही है कि नहीं ले रही है पता नहीं। दूसरा, पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हुआ है। पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से। दोस्तों ऊर्जा संकट है तो सही, ऊर्जा संकट क्यों हुआ ये मैं एक एनवायरमेंट साइंस पढ़ाने वाले अध्यापक से पूछूंगा तो वो मुझे कारण बताएगा, पर मैं तो केवल कथन पढ़ता हूं। केवल कथन के आधार पे ये पता नहीं ऊर्जा संकट क्यों आया। शायद मैंने खा ली होगी ऊर्जा इसलिए संकट आ गया, या मेरे दोस्तों ने पार्टी में सारी ऊर्जा खत्म कर दी इसलिए आ गया, या पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करने से आया। मुझको नहीं पता। इस टॉपिक को पढ़ते हुए कथन के अलावा पूरी दुनिया काला अक्षर भैंस बराबर जैसी माननी है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ना ही निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष एक, ना ही दो। बात समझ में आ रही है? और जब आप नोट्स बनाएं अगर, तो मेरी वाणी को सुनकर कारण समेत बनाइएगा, क्योंकि यहां पे तो केवल राइट रॉन्ग लिखा हुआ दिख रहा है आपको।
अगर आप कारण नहीं पता होगा और सपोज करें आप अपने मित्र के साथ इस किसी भी प्रश्न पर विवाद के रूप में उलझ जाएं, आपके पास शब्द नहीं होंगे कि आप इन बात को सही प्रूव कर पाए, तो मेरे शब्दों को भी याद रखिएगा और वो शब्दों से एक मानसिकता धारण कीजिएगा जो इस प्रकार के हर एक प्रश्न में आपकी सहायता कर सके। इज दैट क्लियर प्यारे दोस्तों? चलता हूं, दुआओं में याद रखना नहीं, चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। तब तक इसको जरा घूर लो, तब तक इसको जरा घूर लो। हाँ, घूर लिया, ठीक है। अंतिम प्रश्न, 7 करोड़ कोटि की चोटी, क्या वो अमिताभ जी क्या बोलते हैं, कोटि की चोटी का प्रश्न। कोई हेल्पलाइन आपके पास नहीं बची है, 7 करोड़ का प्रश्न है, रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, दिस बुक जेड, कोई किताब का नाम XYZ रख दिया, इज दी ओनली बुक, एकमात्र पुस्तक है जो 1950 से 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। कोई बुक का नाम शॉर्ट में लिखा है जेड, कि ये जो बुक है ये एकमात्र पुस्तक है, एकमात्र मतलब इसके जैसी और कोई किताब नहीं है, इज दी ओनली बुक, साफ साफ लिखा है, जो 1950 से 1980 के बीच की पॉवर्टी यानी गरीबी की समस्या को ध्यान केंद्रित करती है। 1950 से पहले की गरीबी का क्या हाल था नहीं पता, 1980 के बाद में गरीबी खत्म हो गई या चल रही है नहीं पता, 1950 से पहले किताबें लिखी गई हैं नहीं पता, 1980 के बाद लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं नहीं पता, 1950 से 1980 के बीच में जो समस्या थी उस पर केवल एक किताब है। निष्कर्ष, There was no question of poverty before 1950। देखा, प्रश्न पढ़ते ही दोस्तों हम निष्कर्ष का मैंने अंदेशा आपको दे दिया। बोल रहे हैं 1950 से पहले गरीबी नहीं थी, मैंने कहा पता नहीं भाई, समझ रहे हो, पता नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि 1950 से 1980 के दौरान जो समस्या थी उस पर एक किताब है। 1950 से पहले गरीबी थी या नहीं थी ये कोई अर्थशास्त्री बताएगा, कोई पुराना संवाददाता बताएगा, पत्रकार बताएगा, मेरे दादाजी बताएंगे, पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे कथन में नहीं कहा। दूसरा, नो अदर बुक डील्स विद पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 टू 1980। बोल रहे हैं और कोई किताब नहीं है, तो भैया ओनली बुक का, एकमात्र पुस्तक का, तो मतलब यही होता है कि और कोई किताब नहीं है, मतलब यहां पे आपका आंसर क्या हो गया, ओनली 2। बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों इस सेशन में मैंने आपको कथन निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉक्स तो अलग है, ये अलग तरीके से करवाकर एक दिन में, क्योंकि सिलॉक्स को ऑलरेडी आपने बहुत समय लेकर किया है और उससे आप निष्कर्ष के अर्थ को समझ गए हैं, एक दिन में आपने इसे पढ़ लिया, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम में रेडी रहिएगा इस तरह के प्रश्नों के लिए, तर्क के लिए, संभाव, पूर्व धारणा, कार्यवाही, इन सभी 4-5 टॉपिक्स के लिए। इन सभी 4-5 टॉपिक्स को मिला के 2-3-4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।